हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा मानक के सुपर हिट प्रश्न यूनिट 6 का ये टॉपिक है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, HACCP का पूरा नाम क्या है। ये मेघालय हो, झारखंड हो, सारे ही पेपर में आ चुका है। इसको हम बोलते हैं हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एच से हो जाता है हैज़र्ड, ए से होता है एनालिसिस, सी से होता है क्रिटिकल, इस सी से होता है कंट्रोल और इस सी से होता है पॉइंट। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCCP का होता है और हैज़ार्ड एनालिसिस ये होता है HA का फुल फॉर्म। तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित एक दृष्टिकोण होता है। अगर हिंदी में आज बोले तो हैज़ार्ड मतलब क्या होता है, खतरा। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। सी से मतलब क्रिटिकल मतलब होता है महत्वपूर्ण। इस दूसरे सी का मतलब होता है कंट्रोल मतलब नियंत्रण। और पी से मतलब क्या होता है, बिंदु। तो क्या हो जाएगा, खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। इसको हिंदी में बोलेंगे, है ना। उद्देश्य क्या होता है कि जो खाद्य का, जब हम खाद्य का उत्पादन करते हैं या फूड प्रोसेसिंग करते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो संभावित जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरे रहते हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें नियंत्रित करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भोजन खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे मूल रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा पिल्सवरी कंपनी और अमेरिकी सेना प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया था। उद्देश्य था इसका, जब ये आया था, कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऐसा भोजन देना जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, रोगाणु ना हो, ताकि अंतरिक्ष में खाद्य जनित या फूड पॉइजनिंग संबंधी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ये 1960 के दशक में आरंभ हो गया था। 1971 में पिल्सबरी, जो अमेरिका की कंपनी है, पिल्सबरी आपने नाम सुना होगा, कई खाद्य आते हैं इसके खाद्य पदार्थ। तो 1971 में पिल्सबरी ने अमेरिका में एक राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण सम्मेलन की जो अवधारणा थी, खाद्य संरक्षण जो सम्मेलन था, उसमें HACCP की अवधारणा को खाद्य उद्योग के सामने पेश किया। तो किसने पेश किया था? 1971 में पिल्सबरी ने किया था। कहाँ पे किया था? अमेरिका में किया था। और ये क्या है, एक राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण सम्मेलन में इस अवधारणा को पेश किया था। समय के साथ HACCP को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और 1980 के दशक के मध्य तक इसे खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। ये दुनिया भर में खाद्य उद्योग में एक अनिवार्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है। ठीक है, तो 1960 के दशक में आरंभ हुई है, 1971 में इसको पेश किया है पिल्सबरी अमेरिका द्वारा। और क्या फुल फॉर्म होता है इसका? हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इसका होता है। इसका फुल फॉर्म जनरली पूछा ही जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है जनरली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, मतलब हर एग्ज़ाम जो FSO का हुआ है उसमें ये पूछा ही गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक खाद्य सुरक्षा मानक है ISO 22,000। ISO 22,000 ये जो खाद्य सुरक्षा मानक है ISO 22,000, इसकी ये नींव है। मतलब ये इसी द्वारा चलता है, क्योंकि ये खाद्य उद्योग के सिद्धांतों के लिए ही, खाद्य प्रबंधन प्रणाली के लिए ये ISO 22,000 बनाया है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस किससे संबंधित होता है? देखो, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, है ना, और ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों से संबंधित है। WHO और FAO द्वारा इसको स्थापित किया था। और भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका सदस्य बना था 1964 में। तो ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, ये किससे संबंधित है? ये जैविक खेती से संबंधित है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस किससे संबंधित है? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जैविक खेती से संबंधित है। उद्देश्य है उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना। खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक संबंध को स्थापित करना, इनके द्वारा बना हुआ है निकाय है। इसका जो मेन, इनमें से अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित है? तो ये स्पेशली खेती से संबंधित होता है, जैविक खेती से संबंधित होता है। ये जो WT है, उसके मध्य जो खाद्य व्यापार होते हैं, उनसे संबंधित जो विवाद होते हैं, उनके साथ को सुलझाने में भी मदद करता है।
और भारत सहित 188 से अधिक देश इसके कोडेक्स एलिमेंटेरियस के सदस्य हैं। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस किससे संबंधित है? जैविक खेती से संबंधित है। एक और क्वेश्चन, भारत में कितने क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है? देखो, भारत में लगभग 27.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक खेती की जा रही है। कितने पे की जा रही है? 27.59 लाख हेक्टेयर पे की जा रही है। ये आपको याद रखना, ये नवंबर के आंकड़े हैं। पहले ये कम थी, लेकिन अभी ये बढ़कर 27.59 लाख हेक्टेयर हो गया है ना। इतने क्षेत्र में की जा रही, करीब 11 लाख लोग ही समझ लो किसान इस खेती से मतलब प्रभावित हैं, इस खेती को कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ये जैविक खेती के बड़े क्षेत्र हैं। सिक्किम जैविक खेती वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश 40% योगदान देता है भारत की जैविक खेती में। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला है जो SCCP प्रणाली में CCP का मतलब क्या होता है? CCP का मतलब होता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। क्या हो जाएगा? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISO का पूरा नाम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। स्थापना कब हुई? ISO का पूरा नाम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 फरवरी 1947 को हुई थी। ये एक गैर सरकारी संगठन है, ये भी याद रखना। मतलब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये कैसा है? ये गैर सरकारी संगठन है। ये भी आपको याद रखना है, कैसा है? ये गैर सरकारी संगठन है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो खाद्य सुरक्षाओं के जो मानक तय करता है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो मानक तय करता है ना। इसका मुख्यालय अगर देखा जाए ISO का कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड का जो जेनेवा है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो याद रखना, ISO का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। स्थापना कब हुई थी? 23 फरवरी 1947 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? NGO मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और किस प्रकार का संगठन है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की एक और चीज़ याद रखो कि इसमें सदस्य कितने हैं। अगर 2025 तक बात करें तो इसमें 174 सदस्य हैं। 174 सदस्य इसमें हैं, जिसमें 173 राष्ट्रीय मानक निकाय हैं, जिसमें से प्रत्येक देश का केवल एक ही सदस्य होता है। तो 173 राष्ट्रीय मानक निकाय हैं, स्टैंडर्ड हैं, और प्रत्येक देश का केवल एक ही सदस्य होता है, याद रखना। ठीक है, ये राष्ट्रीय मानक निकाय होते हैं जो ISO की तकनीकी और जो नीति बैठक होती हैं उसमें भाग लेते हैं। वो ऐसा मतलब ऐसे देश जिनके अपने कोई मानक संगठन नहीं, जो अपना कोई मानक नहीं बनाता है, वो इन्हीं ISO के मानकों को ही अनुसरण करते हैं। छोटे देशों की जो अर्थव्यवस्था वाले जो सदस्य हैं, जो कम सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं और मानकों के विकास की प्रक्रिया का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंशदाता या उपभोक्ता सदस्य कहलाते हैं। तो ISO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। 174 सदस्य हो जाएंगे। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ISO है ये जो क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक बताता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हर खाद्य पदार्थ के लिए, पर्यावरण के लिए, सारों के ये मानक एक निश्चित करता है कि इस मानक के अनुकूल ही ये खाद्य पदार्थ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसी पर भी लिखा हुआ होता है एक जगहों पे कि ISO प्रमाणित है, तो वो ये वही ISO है। ISO को किस वर्ष स्थापित किया था? अभी मैंने बताया था 23 फरवरी 1947 को ये स्थापित किया गया था। अगला है, ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? ISO का मुख्यालय देखो, ISO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ISO का मुख्यालय कहाँ है? लेकिन पहले ये न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ISO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। ISO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ISO का मुख्यालय जेनेवा में हो जाएगा। और ये क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यह गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर के राष्ट्रीय मानक निकायों का एक संघ है। अगला है, ISO 17025 किससे संबंधित है? ISO 17025 मानक किससे संबंधित है?
देखो ISO जो 17025 है वो क्या है, प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित है, परीक्षण से संबंधित है, परीक्षण से संबंधित है, अंशांकन प्रयोगशाला से संबंधित है, परीक्षण से संबंधित है, अंशांकन जो प्रयोगशालाएं रहती हैं उनसे ये संबंधित है। ठीक है, तो ISO 17025 किससे संबंधित है, मानक परीक्षण अंशांकन प्रयोगशाला की क्षमता के लिए। ये मानक जो है उन प्रयोगशाला पे लागू होता है जो परीक्षण करते हैं, नमूनाकरण करते हैं, अपने परिणामों की सटीकता, विश्वसनीयता और निरंतरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये जो प्रयोगशाला को ये प्रदर्शित करने में मदद करता है कि वे तकनीकी रूप से सक्षम हैं और विश्वसनीयता परिणाम प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो प्रयोगशाला के पास परीक्षण और अंशांकन के लिए जो उचित प्रक्रियाएं हैं वो इसी ISO 17025 पर संबंधित होती हैं। तो ISO 17025 किससे संबंधित होता है, प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित होता है। ISO 17025 किससे संबंधित होगा, प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित होगा। ये एक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है और जो मान्यता प्राप्त जो परीक्षण रिपोर्ट होती हैं, जो प्रमाण पत्र होते हैं, उनकी स्वीकृति को बढ़ावा देता है, जिससे कि लोग विश्वसनीय हो जाता है लोगों को ये प्रयोगशाला से परीक्षण कराना। तो ISO 17025 किससे संबंधित है, प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ISO मानक पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। कौन सा ISO 14000 क्या है, पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक परिवार है जिसका उद्देश्य संगठनों और उनके जो पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, उनको प्रबंधित करने में मदद करता है। इसमें इन मानकों में ऐसे खाद्य पदार्थ को मना कर दिया जाता है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, है ना। ये इसमें सतत सुधार को बढ़ावा देना इसका मेन कार्य होता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो पर्यावरण से संबंधित कानून है और नियम है और उन आवश्यकताओं का पालन हो। एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जो पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को बताता है। ठीक है, इसके अलावा इसके भीतर भी कई अन्य मानक हैं, जैसे कि 14001 है जो इसी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए होता है। तो कौन सा मानक इनमें से पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है, ISO 14000 जो मानक है वो ISO 14000 जो मानक है वो पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित होता है। अगला है, ISO प्रमाणन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गुणवत्ता और सुरक्षा निश्चित करना। ISO प्रमाणन लेने का उद्देश्य क्या होता है, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स, अगर आप FSO की तैयारी कर रहे हैं और आपकी FSO की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है या आपकी आधी तैयारी हुई है या आपकी बिल्कुल नहीं हुई है और आपकी हो चुकी है और आपको लगता है कि अब बस आपको रिवीजन करना है और नहीं भी हुई है तो भी आपको अब रिवीजन ही करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम जो है निकलने की संभावना रहेगी। तो हमने एक प्रैक्टिस बैच बनाया है, इसको हमने क्रैश कोर्स नाम दिया है, जैसे आप मेरी एप्लीकेशन से जाके परचेज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे FSO का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको कई FSO के कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको FSO का MCQ कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको हर टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे। हर टॉपिक के MCQ इस प्रकार से हैं कि एक आपको PPT मिल जाएगी, जस्ट जैसे कि ये आपको दिख रहा है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जस्ट नीचे उसका आंसर मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा MCQ कोर्स 499 रुपये का है। दूसरा जो हमारा क्रैश कोर्स है FSO का, जिसका चार्ज 799 है, इस FSO कोर्स की ये विशेषता है कि यहाँ 7 दिन का शेड्यूल पहले ही दे दिया जाता है। हर दिन जिस टॉपिक का टेस्ट होता है उस टॉपिक की PDF दे दी जाती है, MCQ PDF दे दी जाती है, उसके शॉर्ट नोट्स दे दिए जाते हैं। अगर कठिन टॉपिक होता है तो एक शॉर्ट वीडियो भी दे दिया जाता है। उसके बाद रोज़ रात को 9 बजे और शाम को 6 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट देना टेलीग्राम पर बहुत इजी हो जाता है, एक टाइमर के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है और जब हम टेस्ट देते हैं और तुरंत हमें अपनी गलती पता चल जाती है, क्योंकि तुरंत वहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि आपने आंसर गलत किया है, रेड आ जाता है, और सही किया है तो आपको राइट आ जाता है, तो पता चल जाता है तुरंत आंसर क्या है। इससे आपके जितने भी PYQ हैं वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम हर मंडे जो होते हैं एक स्टेट का PYQ पेपर लेते ही हैं। जैसे कि पिछला हमने झारखंड लिया था, अभी मेघालय लेंगे और उनका रिवीजन भी कराते रहते हैं, बार बार रिवीजन कराते रहते हैं। जो अभी ज्वाइन करते हैं वो हमारे पुराने टेस्ट भी टेलीग्राम से हमसे ले सकते हैं ताकि प्रैक्टिस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा।
तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ISO 22000 जो मानक है वो किससे संबंधित होता है? ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित होता है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन को हम जनरली FSMS बोलते हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। ये क्या होता है? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन होता है। FSMS क्या होता है? FSMS जो होता है वो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन मानक होता है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन हम FSMS को बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये ISO 22000 मानक इसी से संबंधित है। अभी और जो मैंने अभी आपको बताया था ना HACCP, वो भी इसी के अंतर्गत ही काम करता है। अगला है, ISO 22000 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाद्य सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करना। खाद्य सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करना ISO 22000 का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है, ISO 22000 2005 की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है? देखो, ISO 22000 का वर्जन आया था 2005 में। ISO का जो 22000 वाला जो सेक्शन है उसका जो वर्जन आया था वो कब आया था? वो आया था 2005 में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? 2005 वाला वर्जन बोलते हैं। ठीक है। आपको पता है कि ये जो 22000 एक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बताता है, जहां खाद्य सुरक्षा श्रृंखला में किसी संगठन को खाद्य सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करने के लिए अपनी क्षमता को प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। तो पहला देखते हैं, प्रबंधन प्रणाली मानक है जो संसाधनों की आवश्यकताओं को निर्धारित किए बिना परिणामों के लिए निर्धारित, मतलब आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, उसके बाद परिणामों को बताता है। ये सिस्टम अप्रोच, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, PRP आवश्यकताएं, ट्रांसबिलिटी, HACCP आदि क्षेत्रों के लिए विशिष्ट निर्धारित करता है। ये भी सही है। ये खाद्य सुरक्षा में सतत सुधार सुनिश्चित करने के लिए विकसित नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, ये नहीं होगा। ये सतत सुधार के लिए विकसित किया जाता है, तो C इसका नहीं होगा। और ये HACCP प्रणाली संगठन पर आधारित है जो एक नीति उद्देश्य द्वारा निर्देशित होती है। ये भी मैंने आपको बताया कि ये HACCP द्वारा निर्देशित होता है, तो C इसका नहीं होगा, बाकी इसके सही हो जाएंगे। अगला है, कौन सा ISO 22000 2005 का क्षेत्र है? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन खाद्य सुरक्षा में क्या होता है? देखो, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो दोनों दिशाओं में हो। खाद्य सुरक्षा से खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो सभी हितधारक होते हैं, जैसे कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, साइंटिस्ट होते हैं, खाद्य उत्पादक होते हैं, तो कंपनियां होती हैं और उपभोक्ता होते हैं, सारे इसमें शामिल होते हैं। ये पारंपरिक एक तरफा संचार से अलग होता है, मतलब विशेषज्ञों से जनता तक ये जानकारी पहुंचाता है। इसमें सूचना केवल एक दिशा में नहीं बहती है, बल्कि संबंधित जो पक्ष होते हैं वो सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं। दूसरा होता है सिस्टम मैनेजमेंट अप्रोच और HACCP सिद्धांत, मतलब सारी जो प्रक्रिया है वो खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत हो। दूसरा है पूर्व अपेक्षा कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा में क्या होते हैं? पूर्व अपेक्षित कार्यक्रम को हम PRP बोलते हैं। मतलब इसको प्री इक्विसिट प्रोग्राम भी बोलते हैं। जो पूर्व अपेक्षा कार्यक्रम होता है, ये कुछ बुनियादी प्रथाएं और स्थितियां हैं जो स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। PRP क्या होती हैं? कुछ स्वच्छ जो वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थितियां होती हैं ताकि सुरक्षित भोजन का उत्पादन हो सके, संचालन हो सके। ये किसी भी खाद्य सुरक्षा प्रणाली जैसे कि HACCP की नींव माने जाते हैं। PRP जो होता है, जिसको हम प्री रिक्वेस्ट या पूर्व अपेक्षित कार्यक्रम बोलते हैं, ये जो होते हैं ये किसी भी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए नींव माने जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही, मतलब पहले ही, खतरों के पहले ही हम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। ये PRP का उद्देश्य होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही संभावित सूक्ष्म जैविक, रासायनिक, भौतिक खतरों की शुरुआत को कम करना इसका उद्देश्य होता है। इसमें परिसर की स्वच्छता रखना है ना, ये सारा कीट जो नियंत्रण होते हैं उनको रोकना शामिल हो जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, आपूर्तिकर्ता पर नियंत्रण रखा जाए, भंडारण परिवहन पर ध्यान दिया जाए, उपकरणों का रखरखाव सही किया जाए। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है
कि उत्पादों की अगर कोई उत्पाद है उस पर ऐसा हमने लगा रखा है, चिप लगा रखी है कि हमको पता रहे कि ये कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ मार्केट में है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसे, अगर हमें पता चलता है कि वो खाद्य पदार्थ खराब है, तो हम आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस भी बुला सकें, उसको हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। तो पूर्व अपेक्षा कार्यक्रम ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पादन के लिए बुनियादी जो परिचालन है वो चलता रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो ISO 22,000/2005 का खंड नहीं है। दायरा बना के रखना चाहिए। मानक, संदर्भ, प्रबंधन, जिम्मेदारी। वितरण जो है ये कोई वितरण नहीं करता है, ये केवल एक मानक निर्धारित करता है, तो वितरण इसका आंसर नहीं होगा। अगला है, कौन सा ISO 22,000/2005 का खंड है। नियम और परिभाषाएं, संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों, सुरक्षित उत्पादों की योजना तथा कार्यान्वयन, ये भी है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन का सत्यापन करना, सुधार प्रणाली, तो ये सारे ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ISO 22,000/2005 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान नहीं है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन का एकीकरण, उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि करना, खाद्य श्रृंखला में पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करना, ये ISO 22,000/2005 का कोई योगदान नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करता है, बल्कि ये जो बाकी के 3 है ये उसके योगदान है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करना ये इसका योगदान नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ISO 22,000/2005 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान। जितने भी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन इकाई हैं उनको एकीकरण करता है, खाद्य सुरक्षा को नियंत्रण करता है ना। मानव उपभोग के लिए जो भोजन सुरक्षित है ये तय करता है, उपभोक्ता के विश्वास में वृद्धि करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करना ये इसका कोई सिद्धांत नहीं है। अगला है, ISO 22,000/2018 में किस प्रबंधन सिद्धांत को शामिल किया है। ISO 22,000 जो 2018 है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को ये निश्चित करता है। इसमें एक प्रोग्राम को शामिल किया गया है, वो प्रोग्राम क्या है। SWOT है या TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है, RBT है या HACCP है। तो ये RBT का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग हो जाता है, जिसको ISO 22,000/2018 में शामिल किया गया है, जिसे खाद्य सुरक्षा मानक में लागू किया जाता है। ये जोखिम आधारित परीक्षण इसको हम बोल सकते हैं। ये इसका मतलब है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों और प्रयासों को सबसे पहले जोखिम वाले क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाता है। इस सिद्धांत में सबसे पहले संभावित खतरों और उनसे जुड़े जोखिमों की पहचान की जाती है, जैसे कि कोई जैविक हो गया, रासायनिक हो गया, भौतिक संदूषक हो गया। जब जोखिम की पहचान करके फिर उसको किस तरह से रोक सकते हैं उस पर प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ जोखिम अधिक होता है वहाँ पर उसको प्रभावी ढंग से कम किया जाता है। ये दृष्टिकोण समस्या के होने से पहले उन्हें रोकने पर जोर देता है, ताकि ना होने के बाद प्रतिक्रिया को मतलब पहले ही इसको जोर देता है, ना कि बाद में। खाद्य सुरक्षा जो प्रणाली है सुनिश्चित करने के लिए ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों में दक्षता और निरंतरता में सुधार लाता है। इस प्रकार ये एक सक्रिय और व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है। अगला है, ये ISO जो 22,000 है वो 2018 किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक तो ये अभी अपन ने पढ़ा है कि एक तो ये किस पे सिद्धांत, एक किस पे होता है, एक तो होता है ये RBT पे, और दूसरा किस पे होता है, दूसरा होता है ये PDCA पर। किस पर होता है, PDCA पर होता है। अब ये PDCA क्या होता है, PDCA को हम क्या बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट मतलब पहले प्लान करो, फिर उसके बाद चेक करो, फिर उसके बाद अपनाओ, है ना। तो प्लान डू चेक एक्ट ISO 22,000/2018 जो है, एक तो PDCA पे है और दूसरा किस पर है, RBT पर है। तो PDCA और किस पे है, RBT पर है। तो ये दोनों पर ये लागू होता है, PDCA और RBT पर। ISO 22,000/2018 PDCA और RBT दोनों संरचना पर आधारित है।
PDCA को हम क्या बोलते हैं, प्लान डू और चेक एक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, RBT को रिस्क बेस्ड थिंकिंग बोलते हैं। ISO 22,000 2018 के अनुसार किसके दो स्तर पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, एक तो संगठनात्मक स्तर और दूसरा परिचालन स्तर। इन दोनों स्तरों पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा MCQ कोर्स है FSO का, 499 रुपये इसका चार्ज है। इसमें आपको हर टॉपिक के जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी मिल जाएगा, हर टॉपिक के आपको यहाँ पे MCQ मिल जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तैयारी होगी। इसमें हर स्टेट में आए हुए FSO के प्रश्न भी मिल जाएंगे। ये हमारा FSO का क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ डेली यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। 799 इसका चार्ज है। यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको 1000 प्लस करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा लास्ट 6 महीने का, वही आपको पढ़ना है। केवल MP का करंट भी दे दिया जाएगा। टेस्ट दिए जाएंगे। टेस्ट आपके यहाँ पर रोज़ होते हैं, रोज़ रात को 9 बजे और शाम को 6 बजे टेस्ट होते हैं। PYQ दिया जाता है, PYQ का टेस्ट होता है। PDF दी जाती है, बार बार रिवीजन इसमें आपका होता है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स और प्रैक्टिस बैच के नाम से। इसके अलावा ये पूरे हमारे FSO के कोर्स है, जिसमें MCQ भी है, नोट्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, ट्रिकी बैच भी है। आप अपनी इन सारे कोर्सेज में कोई भी आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अभी जो बेस्ट है वो है क्रैश कोर्स। बाकी आपको अगर प्रैक्टिस करने नहीं समय है तो आप MCQ बैच ले सकते हैं 499 में। और इसके अलावा ये हमारा ट्रिकी बैच है, इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, ट्रिकी वीडियो हैं, संपूर्ण सिलेबस है, टॉपिक वाइज MCQ है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISO 22,000 2018 में किस एनेक्स को अपनाया। एनेक्स का मतलब होता है अनुलग्नक। अनुलग्नक मतलब किस उपसर्ग को अपनाया गया है, किसको मेनली ऊपर रखा गया है, तो इसमें रखा गया है एनेक्स SL। एनेक्स SL का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाई लेवल। एनेक्स का मतलब क्या, एक्सेल का मतलब क्या होता है, हाई लेवल। एनेक्स एक्सेल का मतलब होता है ना, ये इनको एकीकृत करना, खाद्य सुरक्षा संरचना को आदर्श बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये उन सभी ISO प्रणाली के लिए है, जो SL होता है, ये उन सभी प्रणालियों के लिए है जो हाई लेवल स्ट्रक्चर वाले हैं। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, जिसमें ISO 22,000 है, गुणवत्ता प्रबंधन जिसमें ISO 9001 है, पर्यावरण प्रबंधन जिसमें ISO 14,001 है, इन व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जिसमें ISO 45,001 है। इनके बीच एक रूपता को बताता है। एनेक्स SL सभी नए और जो प्रोसेस्ड ISO प्रबंधन मानक हैं उनके लिए 10 खंडों वाली एक संरचना प्रदान करता है। तो एनेक्स SL क्या होते हैं, एक संरचना का पालन करते हैं। इस स्ट्रक्चर एस से यहाँ पे स्ट्रक्चर मान लो कि उसका ये क्या करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए ये जाना जाता है। किसके लिए पालन करते हैं, जो हाई लेवल संरचना होती है, हाई लेवल जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह रहती हैं उनके लिए ये काम करता है। SL किसके लिए आ जाता है, एनेक्स SL जो आ जाता है वो किसके लिए आ जाता है, जो उच्च स्ट्रक्चर वाले होते हैं, है ना, उनके लिए ये आ जाता है। स्ट्रक्चर लेवल इसको बोल सकते हैं। ISO 22,000 को अंतिम बार किस वर्ष, ISO 22,000 को अंतिम बार किस वर्ष संशोधित किया गया था। एक अपन बार बार पढ़ रहे हैं, 2005 में किया गया, 2005 में किया गया, लेकिन अभी 2018 में भी इसको संशोधित किया गया था। ISO 22,000 को अंतिम बार और किस वर्ष संशोधित किया गया था, 2018 में। इसका पहला जो संस्करण था वो 2005 में आया था, जिसमें इसकी उच्च स्तरीय संरचना को अपनाया गया था। और 2018 में ही इसकी जो हाई लेवल स्ट्रक्चर है उसको कब अपनाया गया, 2018 में उसको अपनाया गया था। पहला संस्करण 2005 में जारी किया गया और नया जो संस्करण है वो कब जारी किया, 2008 में प्रकाशित इसको किया गया था। एक प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण ये है। तो ISO 22,000 को अंतिम बार कब अपनाया गया, 2018 में अपनाया गया। अगला है, जब महत्वपूर्ण सीमाओं से विचलन होता है तो क्या किया जाना चाहिए। सुधारात्मक कार्यवाहियों का दमन करना चाहिए या सुधारात्मक कार्यवाहियों को करना चाहिए, प्रक्रियाओं को रोकना, पर्यवेक्षक को चित करना चाहिए। देखो, जब महत्वपूर्ण सीमाओं से विचलन होता है, रुकावट आती है, तो उसका दमन ही कर देना चाहिए, मतलब उसको रोक देना चाहिए, है ना। और पर्यवेक्षक को बोलना चाहिए। HACCP जो योजना है उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क जो प्रमाण पत्र है वो कौन जारी करता है, भारतीय मानक ब्यूरो। BIS जो भारतीय मानक ब्यूरो है
है ना, वो इकोमार्क पर्यावरण जारी करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में ये बना था और यही इकोमार्क प्रमाण पत्र जारी करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इकोमार्क प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? इकोमार्क जो प्रमाण पत्र है वो कौन जारी करता है? तो इकोमार्क जो प्रमाण पत्र है वो भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल और BIS मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों को प्रमाणन देता है। ये पर्यावरण, वन, जलवायु और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इकोमार्क प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम फसाई से पहले प्रचलित नहीं था? जैविक खाद्य अधिनियम। जैविक खाद्य अधिनियम ये अभी बाद में आया है। जैविक खाद्य विनियमन कब आया? ये PFF जो फूड जो एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट है वो है। और जैविक खाद्य अधिनियम जो आया था वो 2011 में आया था। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में ही आया था। फसाई 2008 में बन गया था, है ना। तो ये इसके जो राष्ट्रीय मानक हैं वो बाद में आए हैं। इसको 2011 में इसके लिए नीति बनी थी। फूड कोड किसको बोला जाता है? जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ही फूड कोड बोला जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रति माह कितना खाद्यान्न मिलता है? 35 किलो खाद्यान्न इसको मिलता है। सितंबर 2013 में ये आया था। कौन एक गुणवत्ता मानक होता है? ISO 9001। ये क्या होता है? गुणवत्ता मानक होता है। और 14,000 क्या होता है? पर्यावरण मानक होता है। 9001 क्या होता है? गुणवत्ता मानक होता है। 14,000 क्या होता है? एक पर्यावरण मानक होता है। ISO 9001 2015 में कितने खंड हैं? इसमें 10 खंड हैं। 9001 2015 में कुल कितने खंड हैं? तो इसमें ISO 9001 2015 में कितने खंड हैं? तो इसमें खंड हैं 10। कितने खंड हैं? 10 खंड हैं। कौन सा मानक पर्यावरण प्रणाली से संबंधित है? ISO 14001 जो है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। कौन सा मानक परीक्षण व अंकेक्षण प्रयोगशाला से संबंधित है? ISO 17025 अभी अपन ने पढ़ा था, ये प्रयोगशाला से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपना नंबर सेव करवा सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक की भी क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है? ISO 14644। ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। किससे? ISO 14644। 14644 स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है और 14,000 पर्यावरण से संबंधित है। ISO जो 2005 वाला संस्करण था 22,000 का, वो सबसे पहले कितने प्रतिशत देशों ने अपनाया था? इसको सबसे पहले 75% देशों ने अपनाया था। ISO 22,000 किसके साथ संगत और सामंजस्यपूर्ण है? ISO 22,000 9001 वाला जो गुणवत्ता वाला दृष्टिकोण है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली के साथ सामंजस्यपूर्ण होता है, मतलब उनके साथ सामंजस्य बिठा के रखता है। FSMS मतलब खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? खाद्य श्रृंखला के भीतर ही संगठन की क्षमता का प्रदर्शन करना, ताकि ये निश्चित किया जाए कि मानव उपभोग के समय भोजन कैसा है? सुरक्षित है। ये सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। FSMS का उद्देश्य खाद्य श्रृंखला के भीतर संगठनों की क्षमता का प्रदर्शन करना। क्या प्रदर्शन करना है? कि ये मानव उपभोग के समय कैसा हो? सुरक्षित हो। कौन FSMS का घटक नहीं है? पूर्व आवश्यकता कार्यक्रम बिल्कुल है। खतरा विश्लेषण और नियंत्रण बिंदु ये भी है। इंटरेक्टिव संचार ये भी है। अच्छा नैदानिक प्रयोगशाला अभ्यास ये FSMS का घटक नहीं है। ये क्या है? FSMS का घटक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है ये कई बार। इसका क्या हो जाएगा? अच्छा नैदानिक प्रयोगशाला अभ्यास इसका हो जाएगा। इसकी जो पूर्व आवश्यकता कार्यक्रम की ये जो अवधारणा है, ये PRP की, ये जब जो ISO 22,000 वाला जो आया हुआ था कार्यक्रम, उसके साथ ही इसको भी प्रकाशित कर दिया गया था।
अच्छी पद्धति के कोड क्या होते हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, प्रक्रियाएं और साधन होते हैं, वो होते हैं पीआरपी। पीआरपी क्या होता है, एक जो एचएसीसीपी के साथ ये जुड़ा हुआ है, हैजार्ड एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के साथ, और ये 2005 में ही ये अवधारणा आ गई थी। ये एफएसएमएस के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करता है और खाद्य सुरक्षा के लिए एक एकीकृत ढांचा बनाता है ना। और इसलिए ये एक मूल सिद्धांत है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का। इसमें जुलाई 2025 में फिर से संशोधित किया गया है, जिसके कारण आईएसओ 22002 और 100 और 2025 ऐसा करके एक मानक विकसित किया गया है। मतलब पीआरपी मानकों की एक श्रृंखला है, उसका संशोधन 2025 में किया गया है। सत्यापन ये पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए कि एचएससीपी ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं। कौन सत्यापन के लिए उपयोग करने वाली विधि नहीं है। यादृच्छिक प्रतिचयन मतलब यादृच्छिक मतलब ऑप्शनल रूप से चयन करना, ये भी सही है। सूक्ष्म जीव विज्ञानी परीक्षण भी है, रासायनिक मॉक रिकॉल का प्रदर्शन, इसमें की कोई सत्यापन की विधि नहीं होती है। खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभों में क्या क्या शामिल होता है। उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता, ये खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ हैं। खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो खाद्य सुरक्षा के सबसे पहले तो अब याद रखना है कि 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला होता है उपलब्धता, दूसरा होता है पहुंच, उपलब्ध हो चीज़ फिर उस पहुंच तक जा पाए जिसको पहुंचना है। तीसरा वो उपयोग कर पाए और फिर वो स्थिर रहे। तो इस प्रकार से स्थिरता लास्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के ये 4 स्तंभ में किसी भी समय पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना, ये उपलब्धता होती है। शारीरिक और आर्थिक रूप से लोगों को भोजन तक पहुंचने में सक्षम होना, ये पहुंच होती है। भोजन का सही गुणवत्ता और मात्रा में उपयोग करना, ये उपयोग होता है। और स्थिरता क्या होती है, भविष्य में भी ये सुनिश्चित करना कि खाद्य सुरक्षा बनी रहे। भारत में खाद्यान्न और बफर स्टॉक को जिम्मेदार करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है। बफर स्टॉक के लिए जो जिम्मेदार होता है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, जो बफर स्टॉक को बनाए रखता है। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। इसका एक अधिनियम आया था, खाद्य निगम अधिनियम आया था 1964 में। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए मतलब एक संस्था का काम करता है। खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण का भी काम करता है। एमएसपी, किसानों के हितों की रक्षा, ये सारे काम भी ये एफसीआई ही करता है। आईएसओ 22000 में खाद्य सुरक्षा स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं। समग्र खाद्य सुरक्षा को संरेखित करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति, ये आईएसओ 22000 में खाद्य सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य हैं। आईएसओ 22000 में पीआरपीएस की क्या भूमिका होती है। ये बुनियादी शर्तों और गतिविधियों को स्थापित करता है। खाद्य श्रृंखला के दौरान स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में भी हेल्प करता है। आईएसओ 22000 में लगातार सुधार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि जो हमारा जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रभावी रहे और जोखिम और जो आते रहते हैं, हमें पता चलते रहते ये जोखिम आ सकते हैं, वो बदलते रहें। आईएसओ 22000 में संगठन क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि आंतरिक और बाहरी मुद्दे एफएसएमएस को क्यों प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। तो संगठन अगर होगा तो उस चीज़ की बातचीत हो पाएगी, तो इसलिए ये संगठन जरूरी होता है। आईएसओ 22000 में क्लास 10 जो है या खंड 10 जो है, उसका मुख्य फोकस क्या होता है। गैर अनुरूप और सुधारात्मक कार्रवाई और एफएसएमएस का निरंतर सुधार, ये आईएसओ 22000 में खंड 10 का मेन उद्देश्य होता है। 22000 में कौन सा पीआरपी का उदाहरण होता है। कीट नियंत्रण कार्यक्रम, क्योंकि पीआरपी क्या होता है, पूर्व अपेक्षित कार्यक्रम होते हैं। मतलब हमें शुरू से ही जब खाद्य उत्पादन हो रहा है, उत्पादन से ही हमें उसमें सुधार करते चलना है। तो कीट नियंत्रण कार्यक्रम इसी के ही अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है आईएसओ 22000 सुधार के लिए कौन सा उपकरण आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आईएसओ 22000 में अगर हमको सुधार करना हो तो इसके लिए फिशबोन आरेख का उपयोग किया जाता है। आईएसओ 22000 जो सुधार होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उसमें फिशबोन आरेख का उपयोग किया जाता है। अब ये फिशबोन आरेख क्या होता है। फिशबोन आरेख क्या होता है, एक दृश्य प्रबंधन उपकरण है जो किसी समस्या के मूल कारणों की पहचान करता है।
ये बिल्कुल मछली के कंकाल की तरह दिखता है और एक स्पष्ट समस्या के रूप में सहमत करता है। और फिर संभावित कारणों को इसमें श्रेणी के रूप में बांट दिया जाता है। फिश की जैसी बोन होती है ना, ऐसे श्रेणी, इसलिए इसको हम फिश बोन परीक्षण कहते हैं। इसके अलावा एक होता है स्वॉट विश्लेषण। स्वॉट विश्लेषण क्या होता है? स्वॉट विश्लेषण ये भी प्रबंधन में उपयोग होता है। यहाँ एस से मतलब हो जाता है स्ट्रेंथ, लेकिन ये खाद्य परीक्षण में उपयोग नहीं होता है। नॉर्मल जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पर उपयोग होता है। स्ट्रेंथ हो जाता है, डब्ल्यू से हो जाता है वीकनेस, ओ से हो जाता है अपॉर्चुनिटी और टी से हो जाता है थ्रेट। इस प्रकार से ये 4 सिद्धांतों पर काम करता है। अगला है ISO 22000 में प्रबंधन की समीक्षा का क्या उद्देश्य होता है? FSMS के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सुधार के अवसर की पहचान करना ISO 22000 का उद्देश्य होता है। इसकी समीक्षा का उद्देश्य होता है। ISO 22000 मानक के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के मुख्य तत्व क्या हैं? खतरे का विश्लेषण करना, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु और सतत सुधार, ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। ISO CCP 22000 मानक के अनुसार महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु क्या है? वो एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। उत्पादन प्रक्रिया में एक ऐसे बिंदु जहां पर खतरे को नियंत्रित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ISO CCP 2000 मानक कहते हैं। इसके अनुसार सतत सुधार क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक सतत प्रक्रिया। सतत सुधार क्या है? उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है। ISO 9001 और ISO 22000 के बीच अंतर क्या है? कि ISO 9001 केवल गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है, जबकि ISO 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित होता है। FSMS का उद्देश्य क्या होता है? ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली होती है। खाद्य सुरक्षा उत्पादों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खाद्य उत्पादों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ISO 9000 2005 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किससे संबंधित है? प्रदर्शन में सुधार के लिए दिशा निर्देश। प्रबंधन जो होता है उसमें सुधार के लिए दिशा निर्देश जो होते हैं वो ISO 9000 2005 का उद्देश्य है। ISO 9001 जो कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, ये बेसिकली किससे संबंधित होता है? तो ये ग्राहक की क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या चाहता है, उससे संबंधित होता है। तो ISO 9001 और 2005 प्रबंधन प्रणाली ग्राहक की आवश्यकता से संबंधित हैं। 9001 2005 किससे संबंधित है? ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने से। ये एक बेसिकली याद रखना, 9001 किससे संबंधित है? ये ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने से संबंधित है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो ये याद रखना किस पर डिपेंड करता है? ग्राहक फोकस पर ये आधारित होता है। तो ISO 9001 2005 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किससे संबंधित है? प्रदर्शन में सुधार के लिए दिशा निर्देश से नहीं है, ग्राहक की आवश्यकताओं से संबंधित है और उसकी संतुष्टि से संबंधित है। आवश्यकताओं को पूरा करेगा फिर संतुष्ट होगा, उससे ये संबंधित है। ISO 9001 2004 किससे संबंधित है? वही प्रदर्शन में सुधार। 9009 की अगर आप बात करें तो ये किससे है? 9001 तो ग्राहक संतुष्टि से संबंधित है और ISO जो 9000 का जो पूरा का पूरा परिवार है, यही पूरा खाद्य सुरक्षा से संबंधित होता है, ये 9001 है। और ना ISO 9001 और जो 2004 है वो किससे संबंधित है? प्रदर्शन में सुधार के लिए दिशा निर्देश। किस तरह से हम किसी भी सुधार कर सकते हैं, क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। तो क्वालिटी में सुधार से संबंधित कौन सा है? 2004। याद रखना 2004 क्वालिटी में सुधार से है और 9001 जो 2005 है वो ग्राहक की संतुष्टि से संबंधित है। और 2004 वाला क्या है? ये प्रदर्शन में सुधार के लिए दिशा निर्देश है। गुणवत्ता प्रणाली, गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षण के दिशा निर्देश होते हैं। कौन सा ISO 9000 मानक प्रमाणन के लिए है? 9001 2008 ये किसके लिए है? मानक प्रमाणन के लिए है। कौन सा? 9001 और जो 2008 है वो किसके लिए है? मानक प्रमाणन के लिए है ना। स्टैंडर्ड जो रहते हैं प्रबंधन प्रणाली के, दोनों ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने से संबंधित होता है ना। तो ये ISO 9000 प्रमाणक जो प्रमाणन है, इसका 9000 का कौन सा वाला भाग ऐसा है जो मानक प्रमाणन के लिए है? 9001 और 2008 है।
14,001 जो होता है, 14,000 तो पर्यावरण से होता है। तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली उपयोग के लिए एक बेसिक सिस्टम है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग क्या कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए जो मार्गदर्शन है वो 14,001 2004 में है कि किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ISO 9000 मानकों को सबसे पहले कब जारी किया था? 1987 में जारी किया था। ISO 22,000 प्रमाणन के द्वारा कौन सा कदम सबसे पहले उठाया गया? HACCP की योजना बनाना, ये कदम सबसे पहले उठाया गया। ISO 22,000 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? HACCP योजना का पालन, HACCP योजना के पालन के अनुसार किया जाता है। ISO 22,000 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को कितने बार मूल्यांकित की जाना चाहिए? समय समय पर घटनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फ्रेंड, जैसे ही मैं आपको MCQ करा रही हूँ, अब आपने ये MCQ पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स बेस्ट है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम अगला इसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं कराने वाली हूँ आप खेती आधारित आजीविका के अवसर। इसके जितने बेस्ट MCQ बनेंगे वो मैं आपको कराने वाली हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। खेती आधारित आजीविका के अवसर, उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी का ही आने वाला है। ISO 22,000 का नवीनतम संस्करण कब है? 2018 इसका नवीनतम संस्करण है। HACCP की किस धारा के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यता का उल्लेख होता है? धारा 26। स्थानीय प्राधिकारी बाध्य करता है कि आपको ये काम करना ही है, आपको ये मतलब देना ही है। ISO 9001 मानक में PDCA क्या होता है? प्लान डू चेक एक्ट, मैं बता चुकी हूँ अभी। ISO 9001 का ये एक मतलब होता है। ISO 27,000 मानक किससे संबंधित होता है? सूचना सुरक्षा प्रबंधन। 27,001 किससे संबंधित होता है? ISO जो 27,001 होता है वो किससे संबंधित होता है? सूचना सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित होता है। किससे? सूचना सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित ये ISO 27,001 होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं ISMS 27,001 क्या देता है? सूचना देता है। 45,001 मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से। ISO जो 45,001 मानक है वो किससे संबंधित है? तो ISO 45,001 जो है ये पर्यावरण से संबंधित होता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। सॉरी, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। 45,001 किससे संबंधित है? 45,000 जो एक है वो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। याद रखना किससे? व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है 45,001। 14,000 वाला पर्यावरण से है, 45,000 वाला स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित है। ISO जो 5,001 है, ये 50,001 है, ये किससे संबंधित है? ISO जो 50,001 है ये ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। ISO 50,001 किससे है? ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। 45,001 किससे है? स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन से। 9,001 किससे है? गुणवत्ता प्रबंधन से। ऊर्जा प्रबंधन से कौन सा है? 50,001। SSOP का पूरा नाम क्या होता है? सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर्स ना। जो भी प्रोसीजर्स होते हैं स्वच्छता के लिए जो मानक होते हैं, वो जो प्रोसीजर होते हैं वो प्रोसीजर का फुल फॉर्म क्या होता है? SSOP, सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। PRP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना PRP का मुख्य उद्देश्य होता है। पूरा नाम क्या होता है? प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम्स इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब पूर्व अपेक्षित कार्यक्रम। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो पूर्व अपेक्षित कार्य, यहाँ पे क्या हो जाता है? पूर्व हेल्थ प्रोग्राम, पूर्व हेल्थ के मतलब हेल्थ की सुरक्षा निश्चित करना, ये इसका प्राग। उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा मानक निर्धारित करना, खाद्य मानकों का निर्धारण, ये सारे होते हैं। ISO परिवार में कौन सा एक ऐसा है जिसे संगठन प्रभावित कर सकते हैं? ISO 9001 ऐसा एकमात्र मानक है जिसे संगठन प्रभावित कर सकते हैं, है ना। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ISO 9000 परिवार में कौन सा एकमात्र ऐसा मानक है जिसे संगठन प्रभावित कर सकते हैं? ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को परिभाषित करता है। ये किसी भी संगठन को प्रभावित कर सकता है, भले ही उसका आकार या प्रकार कुछ भी हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये टॉपिक था, बहुत ही शानदार वीडियो था। ऐसे ही मैराथन एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ, खेती आधारित आजीविका। आप सर को उसको जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।